Hey everyone, first of all, welcome to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाय classes. Hope you all are doing great. So guys, आज हमारी जो है HRM यूनिट का पार्ट 5 जो है वो हमने डिस्कस करना है। इससे पहले के पार्ट 4 जो है हम अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। और यस, एक बात और मैं आपको बता दूं गाइस, एचआरएम जो यूनिट है वो आपकी बहुत वाइड है, उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो चैप्टर्स मुझे लग रहा है कि मुझे आपको इन डिटेल में सब चीजें करवानी है, तो वो चैप्टर्स मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। नो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने वीडियोस बन रही है या कितना हो रहा है, आप बस साथ साथ करते रहिए, क्योंकि हमें इस बार जेआरएफ लाना ही लाना है। तो बस आप लोगों को भी हमारे साथ मेहनत करनी है। मैं कितनी भी वीडियो बनाऊं, बस आपको साथ साथ जो है सब कुछ कवर करते हुए चलना है। और ये टेंशन मत लेना है मैम सिलेबस कैसे होगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एक दो दो, चाहे मुझे अगर लगा तो मैं दिन में दो दो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तीन तीन भी दे दूंगी। बस आप मेहनत करते रहो। ओके, सो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है गाइस, सप्लाई को फोरकास्ट करने की टेक्निक्स हमें डिस्कस करनी है। हमने डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स जो है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जिसमें वेरियस टेक्निक्स को हमने इन डिटेल किया। अब हम सप्लाई फोरकास्टिंग की टेक्निक्स को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सप्लाई की फोरकास्ट हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है और वो किस पर बेस करती है। सप्लाई फोरकास्ट हमें करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमें पता तो हो ना कि कितने एम्प्लॉय हमें जो है रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो कहाँ से पूरी कर सकते हैं। क्या हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, या हमें वो बाहर से पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, किन किन सोर्सेज से पर्सन्स आएंगे। लेकिन सप्लाई से पहले डिमांड को फोरकास्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने डिमांड को फोरकास्ट नहीं किया तो सप्लाई को फोरकास्ट नहीं कर पाओगे। तो आपका बेस क्या होगा सप्लाई को फोरकास्ट करने का? डिमांड। तो डिमांड को फोरकास्ट करके आपको पता चलेगा कितने पर्सन्स की आपको रिक्वायरमेंट है, किन किन स्किल्स वाले पर्सन्स को चाहिए, क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बेस पर फिर आप क्या करोगे, अपनी सप्लाई को फोरकास्ट करोगे। तो चलिए अब हम डायरेक्ट इसकी जो है टेक्निक्स पर चलते हैं। तो टेक्निक्स क्या है सप्लाई को फोरकास्ट करने की? जो है हमारे पास न्यूमरस टेक्निक्स है जो कि हमें डिस्कस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आती है आपके ट्रेंड एनालिसिस, कॉम्पिटेंसी मॉडल, रिप्लेसमेंट चार्ट, स्टाफिंग टेबल, सक्सेशन प्लानिंग एंड मार्कोव एनालिसिस, जिसको हम फ्लो मॉडल भी कहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वन जो हमारे पास आती है वो क्या है, आपकी ट्रेंड एनालिसिस। ये क्या टेक्निक है? हमने लास्ट क्लास में रेशियो ट्रेंड के बारे में बात की थी, तो ये समथिंग मतलब सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। वहां पर हमने रेशियो लिया था दो फैक्टर्स के बीच में, यहाँ हमें कोई रेशियो नहीं लेना, यहाँ हमें डायरेक्ट ट्रेंड देखना है। ट्रेंड का मतलब क्या है कि आप जो है डायरेक्ट पिछले साल के ट्रेंड देखोगे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पहले थे और कितने अब है। देखिए ये जो है ये ट्रेंड एनालिसिस जो है, इसके अंदर क्या आता है, आप यहाँ पर कलेक्ट करोगे एंड इवेल्युएट करोगे क्या, डेटा को, ताकि आप पैटर्न्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सको जो कि फ्यूचर पे इफेक्ट डाल सकती है। आपको यहाँ साइड में एक टेबल दिख रही है, 2017, 18, 19, 20। अब आपको ये दिख रहा है कि 2017 के अंदर 100 एम्प्लॉइज जो है वो थे, 2018 में 110, 2019 में 121 एंड 2020 के अंदर क्या है 133। तो अब ये चीज क्या है, एक पैटर्न बना रही है ना कि हर साल क्या है 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है उसकी क्या है रिक्वायरमेंट हमें एक्स्ट्रा पड़ी है। देखो आपको एक पैटर्न मिला ना, यहाँ पर 10 की पड़ी, यहाँ पर सॉरी 11 की पड़ी, यहाँ पर आपको फिर जो है कितनी पड़ी, 13 की पड़ी। इसका मतलब टू नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज क्या है आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जब आप ट्रेंड जो है पास्ट के ट्रेंड को एग्जामिन कर लोगे ना, तो आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ये पता लगा सकता है कि उसी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसका इन द फ्यूचर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट हम ये मानकर चलेंगे कि वो सेम रहेगा। अब जैसे मैंने आपको इस टेबल में बताया, आपको देखने को मिल रहा है कि 10, 11, 13, इसका मतलब क्या है, पहले एक जो है नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा, फिर जो है कितने दो नंबर ऑफ पर्सन बढ़े, फिर 3 बढ़ेंगे। इस तरह से ये क्या है, एक पैटर्न बन रहा है। तो ये क्या है, एक मेथड होता है फोरकास्ट करने का जो कि एज्यूम करता है पास्ट के ट्रेंड्स को एंड रेशियोज को। एम्प्लॉय की मूवमेंट जो है वो स्टेबल रहती है, इंडिकेटिव रहती है, मतलब उससे हमें ये पता लगेगा कि कितने एम्प्लॉइज जो है स्टेबल है और कितने आपका लेबर टर्नओवर हो रहा है, और उसके बेस पर फिर आप जो है अपने फ्यूचर की एक्टिविटीज का पता
पता लगाते हो। जैसे इन्होंने भी बोला, एक ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू कर रहा है अपने हिस्टोरिकल डाटा को रियलाइज करने के लिए कि हर साल अप्रोक्सीमेटली 5% जो है उनके स्टाफ रिटायर हो रहे हैं, 6% रिजाइन दे रहे हैं और 3% डिसमिस्ड हो रहे हैं। अब यहाँ से देखो, जैसे मैंने आपको बोला 2017 में 100 एम्प्लॉय, फिर 110, तो इसका मतलब आपको ये दिख रहा होगा कि कितने 10% एम्प्लॉइज जो है, नंबर कितने 10% ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं। फिर 110 से 121, इसका मतलब फिर से 10% इंक्रीज हुए। 10% आपको कैसे, ये तो आपको निकालना आता होगा ना। 110 को अगर आप क्या करोगे, 110 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना होगा, सॉरी ये, हाँ, तो इसका अगर आप 10% निकालोगे तो कितना बन रहा है आपका, 11 बन रहा है ना। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, फिर से 10%। और 120 से 131 हो रहे हैं, फिर से 10%। तो 10% क्या हो रहे हैं आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ रही है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो है एक डाटा तैयार कर सकते हो कि कितने एम्प्लॉइज जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, लेबर टर्नओवर कितना हो रहा है, और कितने एम्प्लॉइज जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉइज जो है वो क्या है रिजाइन कर रहे हैं, और कितने परसेंट को आपने डिसमिस किया है। तो यही जो डाटा है ये आपको एक ट्रेंड से पता चलेगा, आप पीछे के ट्रेंड को देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने अब यहाँ 10% का बनाया, इसी तरह यहाँ पर आपका एग्जांपल में दे रखा है कि उन्होंने ट्रेंड को देखकर ही एस्टिमेट लगाया कि स्टाफ रिटायर 5% हो रहे हैं, रिजाइन 6% दे रहे हैं, और 3% जो है उनको क्या कर दिया, निकाल दिया आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। तो ये कैसे पता लगा, आपके ट्रेंड्स को देखकर पता लगा, पीछे वाले पास्ट में जो एक्टिविटी हो रही है उसके बेस पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। नेक्स्ट आती है आपकी कॉम्पिटेंसी मॉडल। कॉम्पिटेंसी मॉडल क्या कहता है गाइस, देखिए ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड मॉडल होता है। आपको पता है कॉम्पिटेंसी मॉडल, नाम से पता लग रहा है, कॉम्पिटेंसी मतलब क्या, स्किल्स। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या, स्किल्स। तो कॉम्पिटेंसी मॉडल के अंदर स्किल्स जो है उसको देखा जाएगा आपको सप्लाई को देखने के लिए। तो यहाँ देखिए ये जो है ये मॉडल फोकस करता है किसके ऊपर, मैच करना राइट स्किल्स और कॉम्पिटेंसी जो की जरूरत है हर एक जॉब के लिए विद द स्किल्स अवेलेबल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल्स अवेलेबल है, जिस स्किल्स के ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन अवेलेबल है उनको मैच करना, और कितने और रिक्वायरमेंट है आपको उसी कॉम्पिटेंसीज के साथ मैच करना आपका कहलाता है कॉम्पिटेंसी मॉडल। इसका मतलब ये मॉडल क्या कहता है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो जो पर्सन आप लेकर आ रहे हो, आप ये जरूर चेक करोगे कि जिस जॉब के लिए जो आपको एबिलिटी चाहिए, जो आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो उस पर्सन में होनी चाहिए। तो ये आपका कॉम्पिटेंसी मॉडल कहता है। ओके, देखो इनमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एक बार थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए, ये क्या है ये पता होना चाहिए। फिर आता है आपका क्या, रिप्लेसमेंट चार्ट। अब ये रिप्लेसमेंट चार्ट क्या है, देखिए आपको पहले मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कुछ एक एम्प्लॉइज जो है वो ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है, उनमें बहुत ज्यादा स्किल्स होती है, ठीक है, और कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं कि जो एक ही वर्क कर सकते हैं। तो अगर इन केस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई वैकेंसी आ गई है कोई भी हायर लेवल की पोस्ट के ऊपर, और वहां पर अब आपको जो है कोई पर्सन चाहिए उसी टाइम पर, तो आप क्या करोगे, आप पहले ये चेक करते हो क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको की हायर लेवल वाले पोस्ट की जॉब पर हम रख सके, जिनके पास वो एबिलिटी हो कि वो हायर लेवल की पोस्ट पर काम कर सके। आप एक ऐसा चार्ट बना लेते हो, और फिर उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप सबका नाम, जैसे मैंने एक चार्ट बनाया, मैंने नेम लिखा कि यस मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए बी सी, और फिर देखा एक्स जो है ना उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो मैनेजर की जॉब पर भी रह सकता है, जो कि आपका लोअर लेवल पर काम कर रहा था। फिर मैंने देखा यस मिस्टर वाई जो है वो इतना कैपेबल नहीं है, मिस्टर जेड जो है यस उसमें भी कैपेबिलिटी। इस तरह से मैं एक चार्ट बना लेती हूँ और फिर मैं जो है एम्प्लॉइज को रिप्लेस कर देती हूँ। मिस्टर एक्स अगर मैनेजर की जॉब पर काम कर सकता है तो उसको मैनेजर की जॉब पर मैंने रख दिया, तो ये क्या कर दिया, रिप्लेस करना, इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट चार्ट। जब आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज से
उनकी जो खाली वैकेंसी है उसके साथ फिल कर देते हो, उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट चार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक चार्ट होता है जो कि यूज किया जाता है ये एस्टिमेट, ये पता लगाने के लिए कि कितनी अगर वैकेंसी अगर हायर लेवल की जॉब पर आ रही है ना, और पहले तो आप ये पता लगाते हो कि हायर लेवल पर वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती, फिर आप ये देखोगे कि आपके जो एचआर जो सप्लाई है, क्या आपके पास इतनी सप्लाई है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को उस जॉब के लिए उस जॉब पर भेज सको। तो इस तरह से आप एक पूरा चार्ट बनाकर रखते हो ताकि आप एम्प्लॉइज को मूव कर सको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, तो आप ये देखते हो क्या आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हो या तो इंटरनल मूवमेंट से, फ्रॉम लोअर लेवल जॉब से। वही मैंने आपको कहा कि सुपीरियर वाले बंदे को अगर आपने मैनेजर की पोस्ट पर बिठा दिया तो ये क्या हुआ, लोअर लेवल जॉब से आपने क्या कर दिया, उसको एक हायर पोस्ट पर मूव कर दिया। आगे रिप्लेसमेंट जो चार्ट है वो आपको एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर वैकेंसीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी चार्ट से आपको ये पता लगता है कि आपकी जो है वैकेंसीज के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इन द फ्यूचर वैकेंसी आने वाली है उसके लिए कितना पोटेंशियल अवेलेबल है, कितने एम्प्लॉइज अवेलेबल है जिनको आप उनकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हो। ये एक क्या है, एक रिप्लेसमेंट जो चार्ट होता है वो क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आती है किसके रिगार्डिंग, पॉसिबल रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, फिर वो चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल। वर्टिकल और हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है गाइज, ये ध्यान से देखिए, एक सेकेंड। देखो वर्टिकल का मतलब होता है अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन का मतलब मैंने क्या किया, लोअर लेवल वाले एम्प्लॉय को अगर मैंने मैनेजर की पोस्ट पर भेज दिया क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी थी, तो ये क्या हुआ, मैंने वर्टिकली किया, मैंने लोअर वाले को हायर पोस्ट दे दी। वहीं अगर मैंने एक डिपार्टमेंट में, सपोज करो एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई मैनेजर है, उसको मैंने शिफ्ट करके अनदर डिपार्टमेंट के मैनेजर की पोस्ट पर ही दे दिया, तो ये क्या है, पोस्ट आर द सेम बट मैंने क्या किया, उसको अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया। ये क्या हुआ, आपका हॉरिजेंटल हुआ, ये हॉरिजेंटल नॉट वर्टिकल, मतलब आपने सेम लेवल वालों को ही आपस में रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका क्या होगा, वर्टिकल। अब जैसे कि आपको पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं ना, तो जो ऑडिटर्स होते हैं ना, सीए रख लेते हैं, वो साथ में तो सीए वाला काम करते हैं, साथ में ऑडिटिंग का काम करते हैं, और साथ में उनके जो भी एक्स्ट्रा बिल्स वगैरह बनाने हैं और भी बहुत सारे काम वो उनसे करवा लेते हैं, फाइनेंस वाले को ये काम दे देते हैं। तो अब ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रिप्लेसमेंट हुआ ना, कि एक ही बंदे को उसी की पोस्ट पर उससे सारे काम करवा लेते हो, ना उसको कोई आगे ऊपर भेजते ना नीचे भेजते, उसके उसी के लेवल पर, तो ये आपका रिप्लेसमेंट होता है हॉरिजॉन्टल। फिर आता है आपका रिप्लेसमेंट चार्ट में और सारी इंफॉर्मेशन, भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, उसकी रीडीनेस जो है पोजीशन को फिल करना, उसकी एजुकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है रिप्लेसमेंट चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग टेबल। अब स्टाफिंग टेबल क्या है, देखो स्टाफिंग टेबल में भी क्या होता है, आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो। ये क्या है, आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो सारी की सारी जॉब्स की, जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है उसके साथ में नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कि करंटली उन जॉब पर लगे हुए हैं। मतलब आपने एक टेबल बना ली, उस टेबल में एक साइड सारी जॉब लिख दी, इस जॉब पर अभी ये पर्सन काम कर रहा है, इस जॉब पर ये पर्सन काम कर रहा है, इस जॉब पर ये पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने एक टेबल बना ली और साथ ही साथ आपने क्या लिख दिया, फ्यूचर में अगर एम्प्लॉयमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, विच कैन बी डिराइव फ्रॉम डिमांड फोरकास्ट। मतलब डिमांड फोरकास्ट से आपने ये टेबल बना ली, इस जॉब पर अभी फिलहाल ये बंदा काम कर रहा है, इस जॉब पर ये बंदा काम कर रहा है, और डिमांड फोरकास्ट से आपको ये भी पता लग गया था कि इस जॉब के फ्यूचर में रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितने पर्सन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, वो भी आपने उसी टेबल में साइड में लिख लिया। तो अब इससे क्या होगा, इससे जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तो इजिली आप जो है क्या कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे कि यस, मतलब मैं यहाँ से अपनी वैकेंसी जो भी आने वाली है उनको फुलफिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या मुझे बाहर से पर्सन लाने होंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है
होती है ये यूजफुल होती है किस चीज के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, किसको, स्टाफिंग लेवल्स को इवेल्युएट करने के लिए, डिपार्टमेंट के द्वारा, ब्रांच के द्वारा या प्रोजेक्ट के द्वारा, और किस तरह के स्टाफ जो है हर एक लेवल पर चाहिए, और कॉम्बिनेशन जो है स्टाफ का सभी कैटेगरी के अंदर। मतलब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है स्टाफिंग लेवल। स्टाफिंग का मतलब ही क्या होता है, आपने मैनेजमेंट किया ना, तो मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट में स्टाफिंग तो आया होगा। स्टाफिंग पे का मतलब ही क्या है, जब आप क्या करते हो, वेरियस पर्संस को वेरियस जॉब्स पर अपॉइंट कर देते हो, तो उन्हीं को इवेल्युएट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन काम आती है कि यस इस ये जॉब कहीं खाली तो नहीं है, अच्छा इस जॉब पे ये पर्सन काम कर रहा है, तो जो वो टेबल बनाई होगी उससे आपको एक पूरी फुल प्रूफ डिटेल मिल जाएगी कि ये जॉब है हमारे पास, इस जॉब पर ये पर्सन काम कर रहे हैं, इनके पास ये कैपेबिलिटी है, और इनको हम जो है इनकी जगह पर ये वैकेंसी आ सकती है इन फ्यूचर, या हमें इनकी जगह पर कोई भी रिक्रूटमेंट लाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको उस टेबल से मिल जाएगी। ठीक है, तो हर एक लेवल की, आप हर एक लेवल की बनाओगे, किस तरह के स्टाफ चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, कैसा चाहिए, वो सब आपको इससे मिलेगा। फिर आती है सक्सेशन प्लानिंग। ये जो है हमारा एक फुल प्रूफ चैप्टर भी है जो कि हम अभी आगे करेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी सक्सेशन प्लानिंग में क्या है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या मान के चलते हैं, अपने जो कुछ एक एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। मतलब उन्होंने कुछ एक एम्प्लॉइज को उठाने का मतलब उन्होंने सेलेक्ट किया, और फिर बाद में उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, और उनको हर एक जॉब के लिए प्रिपेयर करना, ताकि इन द फ्यूचर जब भी नीड अराइज हो तो उनको हायर लेवल पर डायरेक्ट पोस्टिंग कर दे। तो ये होता है सक्सेशन प्लानिंग, कि फ्यूचर का सोच के चल रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा, तो हम आज ही अपने एम्प्लॉय को उसके लिए तैयार करें, ये आपका सक्सेशन प्लानिंग कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं इंटरनल लेबर सप्लाई कॉल फॉर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ हाउ मेनी पीपल आर करंटली इन वेरियस जॉब कैटेगरी और हैव स्पेसिफिक स्किल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि कितने एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जॉब की कैटेगरी में काम कर रहे हैं और कितनी स्किल्स उनके पास है। फिर जो प्लानर है वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा इस एनालिसिस को, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए चेंजेस जो कि एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, वॉलंटरी टर्नओवर एंड टर्मिनेशन, कि फ्यूचर में सपोज किसी भी रिटायरमेंट की वजह से, प्रमोशन की वजह से, ट्रांसफर हो रहा है, वॉलंटरी टर्नओवर है, मतलब किसी भी वजह से अगर कभी भी वैकेंसी आई तो आपके पास ऑलरेडी जो है अवेलेबल है एम्प्लॉय, और आप उसको डायरेक्ट क्या करोगे, वहां पर रिक्रूट कर दोगे। तो ये आपका सक्सेशन प्लानिंग होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है मार्कोव एनालिसिस। अब ये क्या है मार्कोव एनालिसिस, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट टेक्निक रहती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका नेम किसके नेम पर पड़ा है, आपके रशियन मैथमेटिशियन एंड्रियाविक मार्कोव, एंड्रियाविक मार्कोव के नाम से जो है ये मार्कोव एनालिसिस का नेम पड़ा है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। और ये जो आपकी मार्कोव एनालिसिस है ये क्या बताती है, आपको परसेंटेज की फॉर्म में बताती है। ये जो मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ ये प्लीज साथ साथ लिखते रहना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो है परसेंटेज जो है, परसेंटेज की टर्म में जो है ये आपको बताते हैं। जो भी हमारे यहाँ पर डिसीजन होगा वो क्या होगा, आपका परसेंटेज के फॉर्म में होगा। एक सेकेंड, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में हमें यहाँ पर जो है इस एनालिसिस से पता चलता है। तो ये जो है ये डेवलप की गई क्या डिटरमाइन करने के लिए, जो प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, जॉब इंक्यूबमेंट रिमेनिंग इन देयर जॉब फॉर द फोरकास्टिंग पीरियड। इसका मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहले ये जो मार्कोव एनालिसिस है इसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, आपके ह्यूमन रिसोर्स में इंटरनल फ्लो को चेक करने के लिए। इसका मतलब इंटरनल फ्लो को चेक करने के लिए मतलब कि क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन है और आप उनको कितना मूव कर सकते हो, परसेंटेज, उसको परसेंटेज के टर्म में। यहाँ से देखिए इसको आप यूज करते हो मॉडल को किस चीज के लिए, इंटरनल फ्लो जो है एचआर उसके लिए। ये जो मैट्रिक्स होती है ये क्या शो करती है आपको,
प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी, नॉट एक्यूरेट। ये आपको प्रोबेबिलिटी शो करती है एवरेज रेट ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, कि मतलब आप जो है एवरेज रेट बताते हैं हिस्टोरिकल मूवमेंट की एक जॉब से अनदर जॉब के ऊपर। तो ये क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज बताएगी और एक प्रोबेबिलिटी बताएगी। अब यहाँ पर मैं आपको आगे एक टेबल दिखाऊंगी, उसके अंदर आपको समझ में आएगा। देखिए, एक लाइन वर्कर्स के लिए अगर मैं बात करूं, 20% प्रोबेबिलिटी है बीइंग गॉन इन 12 months एंड 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन टू मैनेजर। रुको, आपको टेबल दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको इस टेबल से जो है ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा जो मैं बताने वाली हूँ कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती क्या है या मार्कोव एनालिसिस। ये आपको एक टेबल दिख रही है कितनी 12 मंथ्स पीरियड के लिए, 12 महीने की। तो उन्होंने क्या किया, एक एस्टिमेट लगाया, एक परसेंटेज लगाया, परसेंटेज के बेस में बताया कि जो लाइन वर्कर जो है ना, उनकी एक प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी हमने एक निकाली है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोबेबिलिटी निकाली है कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो छोड़कर जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। उनके मैनेजर बनने की 0% प्रोबेबिलिटी है, मतलब पूरे साल में मैनेजर तो वो बनेंगे ही नहीं। और उनकी सुपरवाइजर बनने की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 15% प्रोबेबिलिटी है। और जबकि उनके लाइन वर्कर्स जो है उनकी बनने की 65% प्रोबेबिलिटी है। मतलब लाइन वर्कर जो है वो कितने हैं, 65 जो है परसेंट में रहेंगे। ठीक है, मतलब लाइन वर्कर वो रहेंगे अगले साल भी। तो ये आपकी क्या थी, अभी हमने जो बात की ये आपकी लाइन वर्कर के लिए हमने बात की कि लाइन वर्कर की हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाली कि ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल जो है 20% लोग तो चले जाएंगे, 0% मैनेजर बनेंगे, 15% सुपरवाइजर की पोस्ट पर आ सकते हैं और 65% ऐसे हैं जो कि अगले साल भी लाइन वर्कर ही बनकर रहेंगे। तो ये क्या थी, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक मैट्रिक्स बना दी, एक फ्लो बना दिया परसेंटेज के फॉर्म में, जो कि एक एस्टिमेट है सिर्फ कि यस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होगा। जैसे कि अब हम कहते हैं ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है फैब में बजट निकाल देते हैं पूरे साल का, है ना, कि पूरे साल में यहाँ यहाँ हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो वो क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है ना कि यहाँ पर इतना एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ पर इतना, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। और वो प्रोबेबिलिटी किसके बेस पर, उन्होंने जो प्लान्स बनाए, उनकी जो पास्ट ट्रेंड था वो भी देखेंगे, सब कुछ मिलाकर देखेंगे। तो ये भी सब कुछ मिला के एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर अब आगे आती है, हम बात करें सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर पर जो है उन्होंने क्या किया कि सुपरवाइजर में 10% ही लोग ऐसे हैं, मतलब 10% लोगों की प्रोबेबिलिटी ही है कि वो छोड़कर जाए, 15% है जो कि मैनेजर बन सकते हैं, और सुपरवाइजर की पोस्ट पर 70% ऐसे हैं जो कि सुपरवाइजर की पोस्ट पर ही रहेंगे और अगले साल भी सुपरवाइजर की पोस्ट पर ही रहेंगे। और हाँ, 5% जो कि लाइन वर्कर पर आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम सुपरवाइजर वाले लाइन वर्कर पर कैसे, कि क्यों डिमोशन नहीं होता। डिमोशन का मतलब क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब जब हम प्रमोशन का मतलब तो क्या है, अगर एम्प्लॉय अच्छे से कर रहा है तो हम उसकी पोस्ट को अबव ऊपर कर देते हैं, और डिमोशन में उसकी पोस्ट को नीचे गिरा देते हैं, उसको नीचे वाले लेवल पर ले आते हैं अगर वो ढंग से काम नहीं करता। तो 5% वर्कर्स ऐसे हैं, 5% सुपरवाइजर ऐसे हैं जो कि लाइन वर्कर्स बन सकते हैं। और मैनेजर की जब उन्होंने निकाली प्रोबेबिलिटी तो देखा कि 15% मैनेजर छोड़कर जा सकते हैं, 85% जो है वो मैनेजर की पोस्ट पर ही रहेंगे, सुपरवाइजर 0% और लाइन वर्कर 0%, मतलब ना वो सुपरवाइजर बनेंगे ना वो लाइन वर्कर बनेंगे। तो ये जो है ये क्या थी, एक मैट्रिक्स थी 12 मंथ्स पीरियड की, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस की। तो आई होप आपको मार्कोव एनालिसिस समझ में आया होगा कि जिसमें क्या है, एक मैट्रिक्स होती है और ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। परसेंटेज के फॉर्म में ही आप जो है एस्टिमेट लगाते हो कि कितने पर्सन जो है हमें किस किस पोस्ट पर चाहिए और किनको हम रिप्लेस कर सकते हैं और किनको हम जो है पोस्टिंग कर सकते हैं, प्रमोशन करके, डिमोशन करके। और ये बेसिकली बताती है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो क्या है, मतलब एक जॉब से अगली जॉब में अगले साल, मतलब एक जॉब से अगली जॉब में मूव करेंगे या उसी जॉब में रहेंगे अगले साल भी। तो ये पूरी एक प्रोबेबिलिटी बताती है। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, किस पर बेस होती है, ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी मार्कोव एनालिसिस। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है HRP बेनिफिट्स की। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो हम करते हैं, आखिर में उसके बेनिफिट्स क्या क्या है
वो अब हमें पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके क्या होते हैं, ये चेक करता है कॉर्पोरेट प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लान्स बनाए हैं वो सारे प्लान्स को अकॉर्डिंगली वर्क करना है। तो उसके अंदर आपके जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो सबको क्या करता है, चेक करता है कि क्या वो प्लान जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये ऑफसेट करता है अनसर्टेनिटीज को। ऑब्वियसली बात है कि जो भी आपके फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज हैं उनके लिए आप जो है पहले से ही प्लानिंग करके रखते हो, ताकि आप क्या कर सको, उन अनसर्टेनिटीज को कम करने के लिए या उनको दूर करने के लिए आप अपने एचआर को उस तरह से तैयार रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये आपको स्कोप प्रोवाइड करता है एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते टाइम आप हर चीज ध्यान रखते हो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना, उनके डेवलपमेंट करना, उनको बेटर स्किल्स प्रोवाइड करना, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना। तो ये सब जो है आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में करते हो। तो उससे क्या है, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी जो एम्प्लॉयज है उनकी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इंक्रीज होती है, उस पर आप जो है फोकस करते हो। ये क्या करता है, आपके कोस्ट को एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम सारी चीजें देखते हैं कि आपके एचआर जो है उसको क्या सैलरी देनी है, क्या उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं। तो वो सारे कोस्ट को एंटिसिपेट करने में भी आपकी एचआरपी जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका फोरसी द नीड फॉर रिडंडेंसी एंड प्लान। ये जो है आपका चेक करता है, पहले से ही एस्टिमेट लगाता है क्या, कि कहीं रिडंडेंसी की जरूरत तो नहीं, मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं एक्स्ट्रा वर्कर्स तो नहीं जो कि फालतू के हैं और आपको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको बाहर निकालना, उनके रिलेटेड एचआर प्लान्स बनाना। तो ये सारी जो है, ये सारी नीड्स वगैरह को कौन चेक करता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम ये सारी चीजों को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये चेक करता है foresee the change in value, aptitude and attitude of HR and to change the technique of interpersonal। ये टाइम टू टाइम चेक करता रहता है कि वैल्यूज, एटीट्यूड और जो एप्टीट्यूड होता है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का, उन सबको चेक करता है कि कहीं ह्यूमन रिसोर्स का जो है एटीट्यूड कैसा है, कहीं वो नेगेटिविटी तो नहीं आ रही उसके अंदर। उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनके एटीट्यूड को चेक करना, उनकी वैल्यूज को चेक करना। तो ये सारी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर करते हैं। ये क्या करता है, आपका प्लान करता है किसके लिए, फिजिकल फैसिलिटी, वर्किंग कंडीशन और जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होते हैं आपके एम्प्लॉयज को, तो वो सारी चीजें भी हम इसमें ही प्लान करते हैं। ये हमें एक आइडिया देता है किस बारे में, टाइप ऑफ टेस्ट टू बी यूज्ड एंड इंटरव्यू टेक्निक, मतलब कौन से टेस्ट को आपने यूज करना है। टेस्ट का मतलब क्या है, देखो एचआर के अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कि हमने बात की रिडंडेंसी टेस्ट हो गया, या आपको जो है इंटरव्यू के टाइम पर आप बहुत सारे टेस्ट लेते हो। ठीक है, तो उनकी स्किल्स को चेक करने के लिए टेस्ट लेते हो, एबिलिटी टेस्ट लेते हो, जो हम आगे पढ़ेंगे आपके रिक्रूटमेंट वाले चैप्टर में, सिलेक्शन जो आएगा तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, बहुत टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। तो ये हमें एक आइडिया देता है किस तरह का टेस्ट हमें यूज करना चाहिए, क्या क्या हमें इंटरव्यू टेक्निक्स लगानी चाहिए हमारे एचआर के लिए, ताकि हम क्या कर सके, उनकी स्किल्स को एस्टिमेट कर सके, उनके क्वालिफिकेशंस वगैरह ये सब चेक कर सके कि फ्यूचर में जो है हमें ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या करता है, कॉज द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल नीड। ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं वेरियस जो सोर्सेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, उन सबको डेवलपमेंट करना टाइम टू टाइम, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग उनको फुलफिल किया जा सके। ये स्टेप लेता है किसके लिए, इंप्रूव करना ह्यूमन रिसोर्स के कंट्रीब्यूशन को। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड लेकर आना कि ऑर्गेनाइजेशन और वो जो है उन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, ताकि जो आपका एचआर जो है वो क्या कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, सेल्स को बढ़ाने में अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन दे सके। अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम होंगे तो एचआर जो होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो है, वो अपना 100% देते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है इट फैसिलिटेट द कंट्रोल ऑफ ऑल फंक्शंस। ये जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है ये हेल्प करती है सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस, कंट्रीब्यूशंस, कॉस्ट होती हैं, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से आप एस्टिमेट लगा लेते हो कि रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन्स है, क्या कोई एक्स्ट्रा वर्कर्स तो नहीं है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ना हो, या फिर कहीं कम वर्कर्स तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही हो। तो ये सारी जो है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपकी एचआरपी जो है वो क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो ये हमारे क्या थे, एचआरपी के कुछ एक बेनिफिट्स थे। उसके आगे हमारे अब क्या आएंगे, देखिए अब आएंगे हमारी एचआरपी प्रॉब्लम्स।
अब हम जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ एक फेस करनी पड़ती है। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है रेसिस्टेंस बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। देखो, जो आपका एम्प्लॉयर होता है कई बार वो नहीं चाहता कि उसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़े, और कई बार एम्प्लॉयज नहीं चाहते कि उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो। ऐसा क्यों? देखो, एम्प्लॉयर तो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है उससे क्या होगी, उनकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑब्वियसली अब अगर एम्प्लॉयर जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेगा, चेक करेगा कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने उसे चाहिए, तो वो उसको ऐसे लगता है कि ये बेफालतू में क्या है, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर वो ज्यादा पर्सन्स को लगाएगा तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, वेजेस भी देना पड़ेगा, उनके लिए फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह, तो ये एम्प्लॉयर सोचता है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और उसको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट के लिए काम करना। ठीक है, जबकि एम्प्लॉइज या ट्रेड यूनियन किस लिए चाहते हैं, किस लिए मना करते हैं कि एचआरपी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उन्हें लगता है उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा एम्प्लॉइज का। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि कंट्रोलिंग द एम्प्लॉय थ्रू प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन, कि इनका मतलब ऐसा लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है हर चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, कई बार बंदिश लगा देना, जब आपको लगता है कि आपको हर बात पर, हर चीज पर नोटिस किया जा रहा है, हर चीज पर कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपको वो चीज पसंद नहीं आती। तो इसी तरह से एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी जो है उनका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा काम करने को मिलेगा अगर सब कुछ चेक करेंगे और सब कुछ देखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, किसने कितनी प्रोडक्टिविटी की। तो कई बार उनको वो चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वो इस चीज को मना करते हैं, रेसिस्ट करते हैं कि उन्हें ये नहीं चाहिए। अब अगर मान लो आपकी जो है टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हुआ, तो कुछ एक पर्सन जो कि अभी लैपटॉप वगैरह ऑनलाइन चीजों से डील नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली वो मना करेंगे ना एचआरपी करने से, क्योंकि उनको पता है अगर वो चेक किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाएगी, तो क्या होगा, उनको पता लगेगा कि ये एम्प्लॉइज में वो स्किल्स नहीं है कि वो इन चीजों को डील कर सके, तो इसलिए फिर उनको निकाला जा सकता है। फिर आती है नेक्स्ट एक अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज जो आती है, अनसर्टेनिटीज किस वजह से? मान लो एब्सेंटेइज्म, एम्प्लॉय जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा एब्सेंट पर रहते हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि हर टाइम जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, सिर्फ कुछ एक मंथ में जहां पर काम ज्यादा होता है, जिस मंथ में उसी टाइम पर एम्प्लॉय करना। लेबर टर्नओवर, तो ये जो अनसर्टिनिटीज होती है ना, तो ये भी क्या है, एचआरपी की प्रॉब्लम्स में आती है कि इस टाइम पर भी इन अनसर्टिनिटीज की वजह से भी आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। फिर आती है इनएडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। वो क्या है, अभी भी इतना आप कह सकते हो फुल्ली डेवलप नहीं है। तो इस वजह से क्या है, देखिए, ड्यू टू लो स्टेटस गिवन टू पर्सनल डिपार्टमेंट एंड लेस इंपॉर्टेंस अटैच टू एचआरपी, इसीलिए जो है एचआरपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आपके टॉप मैनेजर्स के पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी एचआरपी के बारे में या इन चीजों के बारे में, तो वो कैसे कोई भी डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि फर्दर रिलायबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी, अदर इंडस्ट्री, लेबर मार्केट, ट्रेंड्स इन एचआर एक्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल। तो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, जिस वजह से जो है एचआरपी करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर यही नहीं पता होगा मार्केट में क्या चल रहा है, तो कैसे हम जो है आने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए अपने एम्प्लॉयज को डेवलप कर पाएंगे, कैसे उनको ट्रेन कर पाएंगे, कैसे उनकी डेवलपमेंट करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके पास, और अगर वो नहीं होगी तो वो जो है एचआरपी नहीं कर सकते। तो ये थी आपके कुछ एक प्रॉब्लम्स जो कि एचआरपी करते टाइम आती है। उसके बाद में आते हैं फॉर्मुलेट करना एचआर प्लान्स को। ये जो है अभी हम जो है पीछे ही हमने बात की कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स को डेवलप करना, लेकिन कौन कौन से प्लान, कितनी तरह के प्लान्स होते हैं? वैसे तो देखो बहुत तरह के प्लान्स किए जा सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ एक प्लान्स की बात करेंगे। सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते टाइम कई बार रिक्रूटमेंट प्लान करना पड़ता है, जिसके अंदर ये चेक किया जाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और किस तरह के पीपल की रिक्वायरमेंट है और किस टाइम पर रिक्वायरमेंट है। तो इस सब चीजों को चेक करने के लिए कौन सा प्लान बनाया जाता है टॉप मैनेजर्स के द्वारा, उनके द्वारा रिक्रूटमेंट प्लान बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका रीडिप्लॉयमेंट प्लान। रीडिप्लॉयमेंट प्लान क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है प्रोग्राम्स फॉर ट्रांसफरिंग और रिटेनिंग
एम्प्लॉय फॉर न्यू जॉब। ये इसमें वो प्रोग्राम आते हैं कि कितने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करना है और कितने एम्प्लॉयज जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना है ऑर्गेनाइजेशन में उनकी नई जॉब्स के लिए। कई बार होता है ना, नई नई जॉब्स के लिए हम पुराने वालों को ही रिटेन करके रखना चाहते हैं, उन्हीं को ही नई जॉब पर रखना चाहते हैं। और कई बार होता है कि हमें ट्रांसफर करना पड़ता है या नए जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज होते हैं उनको निकालना पड़ता है। तो उन सब के लिए रीडिप्लॉयमेंट में बेसिकली आता है कि ट्रांसफर करना एक एम्प्लॉय को दूसरी जॉब पर। फिर आता है आपका रिडंडेंसी प्लान। रिडंडेंसी प्लान में क्या होता है, ये इंडिकेट करता है हु इज रिडंडेंट, कौन सा एम्प्लॉय रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, जिसको हम निकाल सकते हैं। व्हेन एंड वेयर द प्लान फॉर रिटेनिंग, कब प्लान बनाना है, कहां पर प्लान बनाना है उनको रिटेन, उनको रखने के लिए, कहां पर पॉसिबल होगा, और रिट्रेचमेंट करना, ले ऑफ करना, मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो आपके रिडंडेंसी प्लान में आती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय एक्स्ट्रा है, किन किन एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी रखना है, हमें बनाकर रखना है, किन को रिट्रेंच करना है, बाहर निकालना है, किन को ले ऑफ करना है, अलग करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये रिडंडेंसी प्लान के अंदर आती है। फिर आता है आपका ट्रेनिंग प्लान। ट्रेनिंग प्लान में ये डिसीजन लिया जाता है कि किस एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है, किस जॉब के लिए देनी है, कैसी ट्रेनिंग देनी है, वहां पर आपका ट्रेनिंग प्लान आएगा। प्रोडक्टिविटी प्लान में ये देखा जाएगा कि कितनी प्रोडक्टिविटी हमें चाहिए, मतलब एक एम्प्लॉय कितनी प्रोडक्टिविटी कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को पूरे सपोज करो पूरे ईयर में कितनी प्रोडक्टिविटी चाहिए, कितनी उसकी हो रही है, तो वो सारी यहाँ देखा जाता है। रिटेंशन प्लान में ये देखा जाता है एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना है तो कैसे रखना है, किन किन एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना है। कंट्रोल प्लान में क्या होता है, सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाया जाता है कि क्या कहीं पर ये तो नहीं है कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज जो है वो टाइम पास कर रहे हो, मतलब अच्छे से टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल प्लान बनाया जाता है। तो ये क्या थे, कुछ एक एचआर के प्लान जो कि बनाए जाते हैं, जहां पर आपको बस थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था, यहाँ पर हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग खत्म होता है। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहने वाला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो हम इसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।